तो अभी हम लोगों ने कल इसके पहले वाले एपिसोड्स में न्यूटन्स लॉ जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉज उनके बारे में ठीक से पढ़ा। ठीक है, समझ गए? तो न्यूटन्स लॉ का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं या मोशन में होते हैं उनके लिए करते हैं। तो न्यूटन लॉ जब लगाते हैं तो हमें कुछ और फोर्सेस भी होते हैं जिनसे हमारा सामना होता है। तो उनमें से कुछ फोर्सेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे आप अर्थ पर मोशन करते हुए किसी बॉडी पर आप अगर लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, तो वहाँ कुछ और फोर्सेस भी आते हैं जिनको हमें कुछ जानना ज़रूरी है। तो जैसे जब कोई बॉडी अर्थ पर मूव करती है तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पर लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है। असल में हम अर्थ को इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि न्यूटन्स लॉ का सबसे बढ़िया जो हम लोग सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादातर अर्थ के सरफेस पर ही हम लोग करते हैं। जैसे अर्थ पर कोई कार जा रही है या कुछ और बॉडी मूव कर रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे अर्थ है आपकी, और अर्थ के पास एक बॉडी है जिसका मास है m, जिसका मास कितना है, m है। और मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम, उस बॉडी का वॉल्यूम और उस बॉडी की डेंसिटी। उस बॉडी का वॉल्यूम और उस बॉडी की डेंसिटी, वॉल्यूम को v, डेंसिटी को ρ से रिप्रेजेंट करते हैं m। ठीक है, तो जैसे इस बॉडी का मास m है तो अर्थ जो है उस बॉडी को खींचती है। ओके, किसका फ़ोन आ गया, एक मिनट। और हम क्या करते हैं, एरोप्लेन मोड में लगा देते हैं, भूल गए थे लगाना। तो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के पास एक बॉडी है। अक्सर मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड में लगाना भूल जाता हूँ। तो ये जो अर्थ है ना, वो इस बॉडी को अपनी ओर पुल करती है, अपनी ओर खींचती है, और आप सब लोग जानते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g, और वो सब आप जानते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन को बहुत इजी करने के लिए उसको नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। और ये ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की ओर काम करता है, वो अर्थ की डायरेक्शन की ओर काम करता है। तो ये जो बॉडी है ना m, तो अर्थ उस पर जो फोर्स लगाती है, तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो अभी ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ काम करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो एक जगह पर g लगा देते हैं, फोर्स = mg। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो mg। तो ये जो फोर्स है वो mg है, g की डायरेक्शन जो है वो अर्थ की ओर होता है। इसका मतलब उस बॉडी पर ये जो फोर्स काम करेगा
ये फोर्स उस बॉडी को नीचे की ओर खींचेगा, अर्थ की ओर, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि दो बॉडी जब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो वो बॉडी भी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है। यकीन मानो ये जो बॉडी है, ये मास m वाली, ये पूरी अर्थ को भी इसी फोर्स से अपनी ओर खींचती है। लेकिन अर्थ इतनी बड़ी है कि वो अर्थ बहुत बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी है, तो इस फोर्स का अर्थ के मोशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इस बॉडी पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये बॉडी अर्थ पर गिरने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ पर मोशन करती हुई, अर्थ के सरफेस पर या उसके बहुत पास जो बॉडी जो मोशन कर रही है उस पर हमेशा काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तभी गायब हो सकता है जब अर्थ ही ना रहे, ठीक है। तो अर्थ रहेगी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करता रहेगा और वो फोर्स उस बॉडी को अर्थ की ओर पुल करने का प्रयास करेगा। वो फोर्स उस बॉडी पर लगता है, वो अर्थ की ओर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बहुत बार से हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह मास 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 आ रहा है, तो थोड़ा मास पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मास क्या है। मास क्या है? मास हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव्यमान। मास क्या है? तो मास क्या है कि मास मतलब मास की कोई डिफिनीशन नहीं दी जा सकती है। मास ये समझो कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है जो कि उसको नेचर ने दी है, ठीक है। मास कैसे, किसी चीज़ का मास कम है, ज़्यादा है, क्या है मास, आखिर है क्या? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तरीका है। जैसे कोई बॉडी, कोई दो बॉडी ली, ये हाँ दो बॉडी ले ली, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारे पास दो बॉडी हैं, एक बॉडी नंबर 1, एक बॉडी नंबर 2 या ऑब्जेक्ट कह लो। इस पर भी हमने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन, और इस पर भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। यानी फोर्स हमने कांस्टेंट रखे, फोर्स हमने कांस्टेंट रखे। तो देखा कि ये बॉडी नंबर 1 जो है वो इजीली मूव हो गई या उसमें इजीली एक्सेलरेशन हो गया, और नंबर 2 वाली जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन या मोशन होने की जो टेंडेंसी है वो कम पाई गई, वो कम है। जैसे बॉडी नंबर 1 है जिसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मान लो इसमें एक्सेलरेशन हमारा हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो हमने पढ़ा है ना। तो और जब इसमें जब फोर्स लगाया बॉडी नंबर 2 में, तो इसमें मान लो कि एक्सेलरेशन पैदा हुआ हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस बॉडी को मूव करने में, उसी फोर्स से एक्सेलरेट करने में हमें कम मेहनत करनी पड़ी और इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब इस बॉडी में कुछ तो ऐसी बात है जो कि उस फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट करने पा रही है, ठीक है। ये बॉडी देखो 2 मीटर एक्सेलरेशन पर सेकेंड का एक्सेलरेशन गेन कर लिया, लेकिन यही 10 न्यूटन फोर्स लगाने पर इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ वो 1.5 केवल पैदा हुआ। 1.5 की वैल्यू 2 से कम होती है। इसका मतलब कि ये इजीली एक्सेलरेट नहीं हुई, यानी कि बॉडी नंबर जो 2 है उसमें मतलब उसमें ये फोर्स लगाने पर ज़्यादा रेजिस्टिव पावर है मोशन के प्रति, और इसको बोलते हैं उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इनर्शिया प्रॉपर्टी। इनर्शिया प्रॉपर्टी जो होती है उसका मतलब है, किसी बॉडी का इनर्शिया से मतलब है कि वो रेजिस्ट करती है अपने मोशन को, कि भाई हम
थोड़ा हम इजली मूव नहीं होंगे, हमें रेस्ट में रहने दो। ऐसा पता चला एक तीसरी बॉडी आ गई, उसमें भी हमने 10 न्यूटन का वही फोर्स लगाया और ये तो बिल्कुल मूव ही नहीं हुई, मतलब बहुत कम 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव हुई। तो यानी कि ये बॉडी और रेजिस्ट कर रही है कि भाई हमें मोशन पसंद नहीं है, तुम फोर्स लगा लो, हम जल्दी हिलेंगे नहीं। तो यही है इनर्शिया प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी इस चीज़ को प्रेजेंट करती है उसको बोलते हैं मास, उसको बोलते हैं मास। तो अगर यहाँ पर इस फार्मूले में अगर आप वैल्यू रखें नंबर 1 बॉडी के लिए, तो F की जगह पे 10 लगाया था और मास और इंटू 2, एक्सेलरेशन 2 था, तो यहाँ से मास आया हमारा 5 kg में हम लोग नापते हैं। इसको नंबर 2 के लिए अगर रखो इसी फार्मूले में, तो फोर्स की जगह पर 10 मास और ये एक्सेलरेशन 1.5, तो मास कितना आया, लगभग इतने kg, लगभग, ठीक है। और यहाँ से मास 5 आया, यहाँ से मास ये आया, और अगर आप ये वाला वैल्यू रखें बॉडी नंबर 3 के लिए, तो फोर्स की वैल्यू 10 मास और एक्सेलरेशन 0.5, यानी m आया आपका 20 किलोग्राम। तो आपने देखा कि ये इजीली मूव नहीं हो रही थी तो इसका मास 20 आया उसी फार्मूले से, ये उससे ज़्यादा इजीली मूव हो रही थी तो इसका 6.5 आया, ये ज़्यादा इजीली मूव हो रही थी तो इसका 5 आया। तो इसका मतलब कि इसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा था बॉडी नंबर 3 में, बॉडी नंबर 2 में इनर्शिया उससे कम था, और बॉडी नंबर 1 में इनर्शिया काफ़ी कम था। तो यानी बॉडी नंबर 3 का मास ज़्यादा है, वो किसी फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, समझ में आया, किसी फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, वो इजली मूव नहीं हो रहा है। तो यही जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है उसी को हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं, मास, ठीक है। मास जो होता है, मास m इक्वल टू होता है वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी तो सेम मास के लिए उसको ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा साइज में, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सेम मास के लिए उसका वॉल्यूम कम लेना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने ये 1 किलोग्राम वेट लिया, जो मार्केट में जो रहता है ना 1 किलोग्राम का ये जो वेट है वो आयरन का बना है। तो देखो, और जब हम ग्रेविटेशनल से वेट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही वेट किया जाता है, तो जब इसके कंपैरिजन में जब हम पोटैटो रखते हैं तो पोटैटो इतनी ज़्यादा चढ़ जाती हैं, वेइंग मशीन में इतनी ज़्यादा पोटैटो आ गई। अभी भी इसका मास 1 किलोग्राम है, ये इतना बड़ा साइज़ में पोटैटो को क्यों आया, क्योंकि पोटैटो की जो डेंसिटी है वो आयरन की डेंसिटी से कम है। तो सेम मास के लिए हमें पोटैटो का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, बढ़ जाती है पोटैटो का वॉल्यूम। 1 किलो वेट आयरन को कंपनसेट करने के लिए पोटैटो का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कॉटन को इक्वल करें ना 1 किलोग्राम मास के लिए, तो 1 किलोग्राम आयरन इतना बड़ा, 1 किलोग्राम पोटैटो इतना, और पता चला जो कॉटन वो इतना यूज होता है 1 किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि कॉटन की डेंसिटी बहुत कम है, तो सेम 1 किलो मास के लिए कॉटन को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा 1 किलोग्राम तक पहुंचने के लिए। तो ये भी फार्मूला आप याद रखना, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास इज नथिंग, इट इज ए इनर्शियल प्रॉपर्टी, इट इज ए इनर्शिया प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फोर्स टुवार्ड्स मोशन। वो मोशन के लिए उतना रेजिस्ट करती है किसी फोर्स को, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसको आपको मूव कराने में उतनी ही दिक्कत आएगी, आपको उतना ही ज़्यादा मतलब परेशानी आएगी। और जिसका मास कम है आप सेम फोर्स से उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो। आप एक कार को जैसे आप एक ट्रक है उसको आप धक्का मारिए तो वो कम मूव करता है, या हो सकता है मूव ना करे, ठीक है।
आप कार को धक्का मारिए, हो सकता है वो थोड़ा बहुत हिल जाए या मूव कर जाए, और आप एक बाइक को धक्का मारिए तो हो सकता है काफ़ी मूव कर जाए, और साइकिल को धक्का मार दीजिए पता चला दूर तक चली गई। तो इसका मतलब है कि सेम फोर्स के लिए साइकिल का मास सबसे कम है, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, और ट्रक का मास सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो रेजिस्ट कर रहा है मोशन को। तो मास इज ए इनर्शिया प्रॉपर्टी, ये किसी बॉडी को का इनर्शिया बताता है, और मास अगर ज़्यादा है तो बॉडी रेस्ट में रहने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे चलें। अब थर्ड नंबर पर हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वेट। वेट क्या होता है, किसी बॉडी का वेट क्या है। तो किसी बॉडी का वेट क्या है, इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है। तो वेट जो होता है, वेट वो फोर्स है जो रिक्वायर्ड होता है उस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए। उस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए हमें जो बैलेंस फोर्स लगाना होता है, ठीक है, वो उसका वेट है। जैसे जैसे ये एक डस्टर है, ये एक बॉल है, ठीक है, कुछ और मेरे आसपास कुछ और, हाँ ये आयरन का, ये आयरन है, ठीक है, इससे कपड़े प्रेस करते हैं। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। अब देखो, हम डस्टर से शुरुआत करते हैं, या एक ये मार्कर ले लो, इससे शुरुआत करते हैं। मार्कर देखो ये गिर रहा है, और हम इसको अपने हाथ द्वारा एक बैलेंस फोर्स प्रोवाइड कराते हैं ऊपर की ओर, और इसको फ्री फॉल गिरने से रोकते हैं। ठीक है, हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमको हैंड से एक अपर की ओर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसको गिरने से रोकने के लिए, जस्ट बैलेंस करने के लिए। हमारे हाथ को मान लो लगाया गया फोर्स जो है, इसको बैलेंस के लिए वो है मान लो W1। ये वो फोर्स है जो इस पेन को या इस मार्कर को फ्री फॉल गिरने से रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो ये जो है, ये मार्कर का वेट है। इतना जो फोर्स लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ये इस मार्कर का वेट है। डस्टर को हमने सपोर्ट दिया हाथ से, और हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, जो कि इसको फ्री फॉल गिरने से बैलेंस कर रहा है। और जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो वो फोर्स W2 लगा रहे हैं, तो ये W2 इस मार्कर का वेट है। समझ में आ रहा है ना, वेट क्या होता है। वेट है किसी बॉडी को फ्री फॉल गिरने से रोकने के लिए जो हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं, वो बैलेंस फोर्स मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है उसको रोकने के लिए, वही उसका वेट है। जब हम वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं ना, अपने आप को तौलने के लिए, तो जब हम वेइंग मशीन पर से खड़े होते हैं वज़न करने वाली मशीन पर, तो वो मशीन हमको रोकती है गिरने से रोकने के लिए, और जितना वो मशीन ऊपर की ओर हमको रोकने के लिए फोर्स लगाती है, वही हमारा वेट होता है। समझ गए, वही हमारा वेट है। ये देखो, ये बॉल, अब ये बॉल गिर रही थी अर्थ की ओर, हमने इसको ऐसे रोक दिया, और अब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए, वो इस बॉल का वेट है। बैलेंस किसी बॉडी को फ्री फॉल गिरने से रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड जो बैलेंस फोर्स होता है, वही वेट होता है। तो पता चला कि बॉल को रोकने के लिए हमें W3 फोर्स लगाना पड़ा। और ये आयरन है, आयरन ये एक आयरन है, और उसको गिरने से रोकने के लिए हम वेट लगा रहे हैं यहाँ से,
तो पता चला इसको बैलेंस करने के लिए हमें जो फोर्स लगाना पड़ा वो W4 है, ये आयरन का वेट है। याद रखना, वेट डायरेक्ट mg नहीं होता है जो आप पढ़ के आए हो। वेट वो फोर्स है जो किसी बॉडी को गिरने से या किसी बॉडी को नीचे फ्री फॉल होने गिरने से रोकने के काउंटर में लगाया जाता है, जितना रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ से हमने देखा कि ये हमें फोर्स बहुत कम लगाना पड़ा था पेन को रोकने के लिए, उससे ज़्यादा फोर्स हमें इस डस्टर को रोकने के लिए लगाना पड़ा था, उससे ज़्यादा फोर्स हमें बॉल को रोकने के लिए लगाना पड़ा था, और सबसे ज़्यादा हमें बैलेंस फोर्स इस आयरन को रोकने के लिए लगाना पड़ा था, गिरने से रोकने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि आयरन का वेट ज़्यादा है, बॉल का वेट उससे कम है, डस्टर का वेट उससे कम था, और पेन का वेट उससे कम था। ठीक है, अभी तो खैर फ्री फॉल ही गिर रहा था। तो जैसे ये बॉडी है, ये बॉल है, और ये बॉल जब गिर रही थी तो इस पर क्या फोर्स काम कर रहा था नीचे की ओर? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक्सेलरेशन mg। इस पर केवल फोर्स एक ही काम कर रहा था इस बॉल पर, वो है नीचे जो अर्थ जो इसको खींच रही है mg, बॉल का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यही एक फोर्स था जो नीचे की ओर काम कर रहा था, और हम इसी को बैलेंस कर रहे थे, हम इसी को केवल बैलेंस कर रहे थे। तो अभी तो हाँ बिल्कुल वैसा ही था कि मार्कर का मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फिर डस्टर का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बॉल का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये आयरन जो था उसका मास आयरन इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी तक जो हमने देखा कि सिर्फ वो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन था हम उसी को बैलेंस कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा मास आया था, वेट आया था हमारा आयरन का। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो सब में कॉमन है, तो यहाँ से ये पता चला कि मास हमें सबसे ज़्यादा फोर्स W मतलब आयरन को बैलेंस करने में लगाना पड़ा। इसका मतलब है कि आयरन का मास बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमें ज़्यादा वेट फील हुआ। बॉल का मास उससे कम है तो हमें बॉल का वेट उससे कम फील हुआ। डस्टर का वेट वेट था जो हमें बैलेंस फोर्स लगा के जो नापा था वो उससे कम निकला, यानी कि डस्टर का मास उससे कम है और पेन का मास सबसे कम था। ठीक है, तो अगर फ्री फॉल बॉडी को गिराएं तो जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा हम उससे भी पता कर सकते हैं कि उसमें उतना ज़्यादा मास है, उसमें उतना ज़्यादा मास है। लेकिन वेट हमेशा mg नहीं होता है। बहुत से लोग हमेशा एक गड़बड़ कर जाते हैं कि वो अक्सर वेट की जगह पे mg लिख जाते हैं। बिल्कुल गलत बात। mg इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़रूर है कि वो बॉडी को खींचता है नीचे की ओर, लेकिन हमेशा जो वेट होता है वो mg नहीं होता है, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है। फिर से याद रखो, जो वेट होता है वो किसी बॉडी को फॉल होने से रोकने के लिए बैलेंस फोर्स है। जैसे आप बहुत ध्यान से देखना, अभी तुमने देखा था कि बॉल का वेट था, ये बॉल अभी लेते हैं तो बाकी केवल बॉल पर ही फोकस करते हैं। ये था हमारा बॉल, mb मतलब बॉल का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी देखो, अभी इस बॉडी पर सिर्फ एक काम, इस बॉल पर सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा था और वो था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि अर्थ की ओर काम कर रहा था। हम इसको बैलेंस कर रहे थे अपने हैंड से, हम हैंड से एक फोर्स लगा रहे थे और इसको गिरने से रोक रहे थे। तो अभी इसका वेट था mg, बॉल का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। लेकिन समझो अगर हम इसको यहाँ से इस हैंड से एक फोर्स लगाएं, ये देखो अब हम और फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे हाथ को और नीचे बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखो, जब ये बॉल था केवल ऐसे, तो हम जो फोर्स लगा रहे थे
वो भी वेट था, वो बॉल का वेट था। लेकिन देखो अब हम इसको दबा रहे हैं, बॉल को एक और फोर्स लगा रहे हैं इस हैंड से और दबा रहे हैं इसे। अब हम नीचे से जब बैलेंस करेंगे ना इसको ऊपर की ओर, अब अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमको ज़्यादा नीचे इस वाले हैंड से ज़्यादा बैलेंस फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब अब वेट बढ़ रहा है, बॉल का नहीं, कंबाइंड। समझो, अब हमें ज़्यादा काउंटर लगाना पड़ रहा है। अभी तो ये हाथ से लगा रहे हैं, किसी और चीज़ से लगाए हैं फोर्स, तो हमें यहाँ से ज़्यादा मतलब इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स देना पड़ रहा है हैंड से। तो इसका मतलब जो है अब हमारा जो वेट मशीन, यानी अगर हाथ एक वेट मशीन होता तो इसको, ये तो मतलब इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का तो काउंट होता ही, साथ साथ जो हम हाथ से एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे ऊपर, वो भी काउंट हो जाएगा। तो अब अगर हमारे हाथ एक तरह से अगर वेइंग मशीन होता या भार नापने की मशीन होता तो उसकी रीडिंग ये आती वेट की। वेट, फिर याद रखना, वेट जो है वो किसी बॉडी को गिरने से रोकने के लिए जो काउंटर बैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है वो है वेट। समझ में आया? सिर्फ mg यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेट नहीं है। वेट है कि उस बॉडी पर चाहे और भी फोर्स काम कर रहे हो, हमको उसको काउंटर कितने फोर्स से हम बैलेंस कर रहे हैं, वो काउंटर फोर्स जो होता है वही वेट। जैसे पहले जब बॉल था ऐसे, तब वेट उसका था केवल mvg, मतलब बॉल का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम बाय द वे इस बॉल पर कोई और फोर्स लगा दें तो अब ये जो हैंड है उसकी रीडिंग आएगी इस बॉल का वेट, वो एक्स्ट्रा वेट। तो अगर वो सब कंबाइंड करो और ये हाथ पर एक वेट मशीन लगी होती तो उसकी रीडिंग आती ये और ये का जोड़, यानी सम। तो वेट जो है वो हमेशा mg नहीं होता, याद रखना। वेट एक काउंटर बैलेंस फोर्स, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि वेट आखिर वेरिएबल क्यों होता है, वेट फिक्स क्यों नहीं होता। देखो, उसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है, वो है एलिवेटर में। मतलब लिफ्ट में है ना, तो लिफ्ट सीधे लिख देते हैं। लिफ्ट में कैसे वेट वेरी करता है, देखो लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये लिफ्ट है, ध्यान रखना, ये लिफ्ट है और इसके अंदर मान लो हम खड़े हैं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हम खड़े हैं। ये लिफ्ट का सरफेस है, ये हम उस पर खड़े हैं। ध्यान से देखना, लिफ्ट अभी कोई मोशन नहीं कर रही है, ये अभी बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, ये मोशन नहीं कर रही है, स्टेबल है। तो हमारा वेट क्या है, अगर ये लिफ्ट का ये सरफेस ना होता तो हम अर्थ की ओर गिर जाते। तो ये सरफेस हमको बैलेंस कर रहा है, लिफ्ट का जो फ्लोर है वो हमको बैलेंस कर रहा है। वो नीचे से एक उस सरफेस से हमें एक फोर्स लग रहा है हम पे, जो कि हमको अर्थ की ओर जाने से रोकता है। वो कितना है, तो ये हम हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये हम थे और ये नीचे जो लिफ्ट का जो फ्लोर है वहाँ से हम पर एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, वो मान लो n है हम पे। और हमारे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, जो हमको अर्थ खींच रही है, यानी अर्थ mg। ये हमारा मास है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये हमको अर्थ की ओर
फेंक रही थी, लेकिन ये लिफ्ट का फ्लोर हमें रोके हुए था। यानी लिफ्ट का जो फ्लोर था वो हमको गिरने से रोक रहा था। तो जितना लिफ्ट का फ्लोर फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन फोर्स ही जो कि हमें गिरने से बैलेंस कर रहा है नीचे, वही हमारा वेट है। यानी कि ये जो N है, अगर आप इसको बैलेंस करो तो नेट फोर्स कितना है, N ऊपर की ओर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं ग्रेविटी I डायरेक्शन, और वह अपर डायरेक्शन ले लेते हैं J डायरेक्शन। ये लिफ्ट का सरफेस है, तो अर्थ की ओर डायरेक्शन जो होगा वो -J होगा। ध्यान देना। तो नेट फोर्स हमारे बॉडी पर कितना काम कर रहा है, नीचे अर्थ का वो नीचे मतलब ये एक मतलब अर्थ फोर्स हम पे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये काम कर रहा है -J डायरेक्शन में नीचे की ओर। एक और फोर्स काम कर रहा है, कौन सा, जो फ्लोर लिफ्ट का फ्लोर जो लगा रहा है हम पे, हमको जो बैलेंस कर रहा है लिफ्ट का फोर्स अपर रिएक्शन लगा के, वो हमको गिरने से रोक रहा है, तो वही हमारा वेट होगा। तो वो है Nj। तो हमारे Nj मीन्स अप डायरेक्शन की ओर ये लिफ्ट हमको उठा रहा है, लिफ्ट का फ्लोर हमको बैलेंस कर रहा है, हमको गिरने से रोक रहा है, और यही वेट का डिफिनीशन है। और एक्चुअली नेट फोर्स तो ये आया, लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा और एक्सेलरेशन, लेकिन हम कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, हम लिफ्ट भी स्थिर है, लिफ्ट स्टेबल है, और लिफ्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना हम मोशन मतलब हमारा कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 0, यानी ये टोटल 0। तो ये आ गया जे दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा, तो -mg और प्लस n = 0 मीन्स n = mg। यानी अभी जो हमारा जो वेट है वो केवल mg है, केवल mg है। वेट क्या होता है, वेट वही है n, रिएक्शन जो कि हमको बैलेंस कर रहा है फोर्स। यहाँ हमको गिरने से कौन बैलेंस कर रहा था, फ्लोर बैलेंस कर रहा था लिफ्ट का। तो फ्लोर जिस फोर्स से हमको बैलेंस करेगा वही हमारा वेट है। तो अगर लिफ्ट चल ना रही हो और हम लिफ्ट में से खड़े हो, तो n की वैल्यू आती है केवल mg, मतलब वो जो बैलेंस फोर्स काम कर रहा है केवल mg आया, यानी कि हमारा जो वेट है इस समय mg है। सेकेंड सिचुएशन आते हैं, अभी तो लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी। सेकेंड सिचुएशन ऐसे है कि लिफ्ट में जब हम खड़े हैं अंदर, अचानक ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से मूव करने लगती है। ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से मूव करती है, तो लिफ्ट के साथ साथ हम भी ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, लिफ्ट के साथ साथ लिफ्ट में हम भी हैं तो हम भी ऊपर मूव कर रहे हैं। तो क्या है कि अभी भी अगर हम गिर रहे होते तो ये जो फ्लोर है लिफ्ट का वो हमको बैलेंस किए हुए है, यानी हमको ज़मीन पर गिरने से रोक रहा है। भले ही लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, लेकिन ये हमको रोक रहा है गिरने से नीचे ये फ्लोर। तो मान लो किस फोर्स से हमको रोक रहा है, बैलेंस कर रहा है। मान लो वहाँ पर n लिखा था तो यहाँ पर n' मान लो। तो हमारे ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो ज़रा हम इसको एक दोबारा ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये फ्लोर है, हमारे ऊपर तो हमेशा एक mg फोर्स काम करता रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, हमारा मास और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको ज़मीन में मतलब हमको गिरने से रोकने के लिए ये जो लिफ्ट का जो फ्लोर है ये हमको बैलेंस करता है, हमको गिरने नहीं देता है। तो ये मान लो फोर्स अब की बार n' है, और हम लिफ्ट के साथ एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ज़रा एक चीज़ देखो कि अब हमारे ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो ऊपर की ओर n' काम कर रहा है, अप डायरेक्शन की ओर तो हम +J लेंगे। हमारा
एक फोर्स और काम कर रहा है हमारे ऊपर, जो हमेशा काम करता रहेगा, वो है अर्थ के कारण, वो है mg, हमारा वेट mg, लेकिन वो नीचे की ओर, तो -j डायरेक्शन लेंगे। और ये हम पर नेट फोर्स काम कर रहा है, ये हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पर नेट फोर्स काम कर रहा है। और नेट फोर्स क्या होता है? मास, वही न्यूटन लॉ, मास हमारा और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है लिफ्ट का, जिसके थ्रू हम मूव कर रहे हैं, ए, यानी हम भी एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं, लेकिन किस ओर? अप डायरेक्शन की ओर, यानी जे कैप प्लस। तो हमारा ये जे जे कैंसिल हो जाएगा, एन डैश माइनस एम जी आ जाएगा और इक्वल टू एम ए आ जाएगा, यानी एन डैश जो आया वो एम जी आया और प्लस एम ए आया, यानी कि एम जी प्लस ए। यहाँ पर देखो, जब लिफ्ट जब बिल्कुल स्थिर थी, यानी बैलेंस, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो फ्लोर हमको गिरने से रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहा था वो था केवल mg। लेकिन जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर भाग रही है, ऊपर की ओर, तब लिफ्ट का जो फ्लोर था उसको हमको गिरने से रोकने के लिए टोटल बैलेंस फोर्स उसको लगाना पड़ा mg प्लस ए। यानी अगर एक्सेलरेट हो रही है बॉडी ऊपर, तो हमारा वेट और बढ़ जाता है, हमारा वेट और बढ़ जाता है, क्योंकि अब लिफ्ट के फ्लोर को हमको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा काउंटर फोर्स लगाना पड़ रहा है, mg प्लस ए। यानी हमको ये, अब उसको हमको गिरने से रोकने के लिए टोटल बैलेंस फोर्स ऊपर की ओर लगाना पड़ रहा है फ्लोर को इतना। यानी अगर फ्लोर एक वेइंग मशीन है, फ्लोर अगर एक वेट करने की मशीन अगर लगी होती तो हमारा वेट बढ़ के आता, हमारा वेट बढ़ के आता। देख लो, वेट फिक्स क्वांटिटी नहीं है और वेट हमेशा mg नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि हम, वो बॉडी किस तरह एक्सेलरेट हो रही है, कहाँ किस तरह मोशन में है। अब देखो वेट बढ़ गया, अब अगर तीसरा एक कंडीशन देखते हैं कि हमारी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, ये हम हैं, लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट अब नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, यानी लिफ्ट की स्पीड नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। हो सकता है डोरी टूट जाए तो हम नीचे की ओर भागते जा रहे हैं बढ़ती हुई स्पीड के साथ, बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ। तो अब भी हमको गिरने के लिए फ्लोर को बैलेंस करना ही है। हम फ्लोर पे खड़े हैं तो फ्लोर चाहता है कि हम अर्थ की ओर ना गिरें, तो जो लिफ्ट का फ्लोर है वो अभी भी हम पर रिएक्शन लगा रहा है, और उसको आपकी नाम दे दो n डबल डैश, ऊपर की ओर। और अर्थ है तो हमारे ऊपर, यानी कि बॉडी पर तो हमेशा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि अर्थ की ओर काम करेगा ही करेगा। लेकिन हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारा एक्सेलरेशन बॉडी का नीचे की ओर है। तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं अपने को, ये हम हो गए, ये हमारे हाथ पैर हो गए। हाँ, हमारे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है mg, जो नीचे की ओर काम करेगा, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स कारण। और ये जो फ्लोर है लिफ्ट का, वो हमको गिरने से रोकेगा, तो वही हमारा वेट होगा जो जितने फोर्स से हमको रोकेगा, वो है n डबल डैश। और हम खुद भी एक्सेलरेशन a से नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर। तो पहले देखो कि हमारी बॉडी पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो नेट फोर्स हमारी बॉडी पर कितना काम कर रहा है, फोर्स mg एक काम कर रहा है, जो कि नीचे की ओर mg माइनस जे कैप, प्लस फ्लोर का रिएक्शन जो कि वेट है एक तरह से, क्योंकि हमने बताया था ना कि गिरने से रोकने के लिए जो फोर्स लगता है, बैलेंस करने के लिए वही वेट है। तो ये जो फ्लोर जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, ये प्लस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो टोटल हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन था मान लो ए, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है और वो जा रही है नीचे की ओर, तो माइनस जे कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स सब डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एन डैश आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए, तो एम कॉमन लो लोगे तो आ जाएगा एम जी माइनस ए। देखो यानी कि वो एम जी से भी कम आ गया रिएक्शन, यानी हमारा जो वेट है वो एम जी से भी कम हो गया। जो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन था उसके चलते जो वेट था उससे भी कम आ गया, यानी जब लिफ्ट रुकी रहेगी तब तो हमारा वेट आएगा mg। हम जैसे ही ऊपर की ओर एक्सेलरेट होंगे लिफ्ट के साथ हमारा वेट बढ़ता जाएगा, वो हो जाएगा mg प्लस ए, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट टूवर्ड्स अपसाइड। और जब वही लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर मूव करती है तो हमारा वेट गिर जाता है, हमारा वेट आ जाता है m और g माइनस ए। तो वेट जो है वो फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वेट वो फोर्स है जो हमें नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे मोशन कर रहे हो। अच्छा मान लो कि हमारी लिफ्ट फ्री फॉल हो जाए, यानी वो जी फ्री फॉल होगा मतलब अर्थ के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग गिरे, तो यानी जो ये जब ये सारे लिफ्ट के सारे वायर काट दो तो लिफ्ट एकदम ऐसे गिरेगी, यानी उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी एक जगह पे, तो जी माइनस एक जगह पे जी यानी आ जाएगा जीरो, जी माइनस जी यानी एन डैश आ जाएगा आपका जीरो, यानी हमको हमारा कोई वेट नहीं रह जाएगा लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर हम वेटलेस हो जाएंगे। अगर लिफ्ट फ्री फॉल नीचे गिर जाती है तो हम वेटलेस हो जाते हैं, हमारा लिफ्ट के फ्लोर से कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता है, हम बिल्कुल उस लिफ्ट के एकदम फ्लोर के पैर पास में रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं आता, हम वेटलेस होते हैं। और अगर मान लो ये जो जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिरे तो हम उठते जाएंगे, फ्लोर को छोड़ते जाएंगे और हमारा सर लिफ्ट के छपे में लड़ जाएगा जाके। समझ में आया? तो हमारा सर है वो लिफ्ट में लड़ जाएगा अगर लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन, मतलब नीचे की ओर जी वैल्यू जो होती है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे भी अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे की ओर फॉल करेगी तो हम इवन एन डैश निगेटिव आ जाएगा, तो हम धीरे धीरे उठते जाएंगे फ्लोर से और ये जो सर है वो लिफ्ट के छत में लड़ जाएगा। तो वेट जो हमारा है वो कभी भी एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, मास हमारी फिक्स क्वांटिटी है, मास हमारी फिक्स क्वांटिटी है, वो हमारा इनर्शियल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो वेट है वो फिक्स नहीं होता है, वेट वो फोर्स है जो किसी बॉडी को गिरने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड है, बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड, तो वही हमारा वेट है। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं इन तीनों केसों में कैसे हमारा जो बैलेंस फोर्स था जो फ्लोर का लिफ्ट का वो चेंज होता गया। जब लिफ्ट खड़ी है तो हमारा वेट mg आया, क्योंकि जो बैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड है लिफ्ट के फ्लोर से हम पे वो केवल mg है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही थी तो लिफ्ट के फ्लोर को ज़्यादा बैलेंस फोर्स लगाना पड़ा हमको गिरने से रोकने के लिए, तो हमारा वेट बढ़ गया। और जब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है तो हमारा वेट, तो लिफ्ट के फ्लोर को मतलब कम फोर्स लगाना पड़ा हमको रोकने के लिए, यानी हमारा वेट गिर गया। ना मानो तुम लिफ्ट के अंदर मूवमेंट करके देख सकते हो, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि आपके पैर और आपके फ्लोर के बीच में दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी उसको और फोर्स लगाना पड़ रहा है आप पे फ्लोर को बैलेंस करने के लिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जब कोई हम पे फोर्स लगाता है तो हम भी उस पर उतना ही फोर्स लगाते हैं। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो आप देखते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आप फ्लोर को दबाए दे रहे हैं, मतलब दबाए दे रहे हैं। वो दबा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नीचे वाला जो लिफ्ट का फ्लोर है ना वो आपको आप पे
ज़्यादा बैलेंस फोर्स लगा रहा होता है तो आप भी लगा रहे होते हैं, तो आपको लगता है आप बहुत भारी हो गए हो। और जब आप नीचे लिफ्ट से एक्सेलरेट हो रहे होते हैं तो आपको लगता है आप हल्के हो रहे हो, क्योंकि आप पर लिफ्ट कम फोर्स लगा रही है। लिफ्ट का फ्लोर आप पे कम बैलेंस फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, जब वो कम बैलेंस फोर्स लगाएगा तो आप भी कम बैलेंस फोर्स लगाओगे, तो आपको लगेगा आप लिफ्ट को ठीक तरह से दबा नहीं रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपका वेट कम हो गया। ठीक है, तो वेट इज नॉट ए फिक्स प्रॉपर्टी, मास इज ए फिक्स प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट एपिसोड में और कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन करेंगे इसी न्यूटन्स लॉ पर। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अच्छे से, इसको देखो दोबारा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।